हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी वेटर एंड विश। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे देख रहे हैं नागरिक शास्त्र घटना चक्र टीजीटी पीजीटी 2021 को। इसके पहले बहुत सारे टॉपिक कवर कराए जा चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। और मेरा दावा है कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में इस तरीके से इस बुक को आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। और अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आप खुद ही प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को उठा के देख लीजिएगा। 85 to 90% क्वेश्चन आप इसी बुक को पढ़ने के बाद कर लेंगे। आपको करना क्या है, 2 बार इस वीडियो को देखना है, उसके बाद कम से कम 3 बार इस बुक को खुद से पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस बुक का एक भी वर्ड, एक भी लाइन आपको भूलेगा नहीं। और जब सिलेबस आप कवर करेंगे या थ्योरी पढ़ेंगे अलग से किसी बुक से, किसी कोचिंग से, तो आप सबसे हाई लेवल पे रहेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आप कहीं और किसी और चैनल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप खुद ही अंदर समझ कर पाएंगे अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो दोस्तों, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दिया है छोड़कर, तो ये होगा नहीं। विधानसभा में धन विधेयक पारित करने का अधिकार, तो पारित करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, पारित करने के अधिकार से वंचित नहीं होता है, पारित करता है लेकिन उसको आरक्षित रख सकता है। तो ये गलत हो गया। तो ऊपर दिए गए होंगे ही नहीं। जब 2 ऑप्शन गलत हो गए तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। चलिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है किस आर्टिकल के तहत वित्तीय आपात आता है। तो ये 360 के तहत आता है। किसके तहत आता है? 360 के तहत, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या कर सकता है? 360 का एक खंड है, ठीक है, भाग है 4। इसके तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान जो है संघ के सिविल सेवकों हो या फिर उच्चतम या उच्च न्यायालय, भली बात तो यूपीएससी के जो भी कर्मचारी हों, सेवक हों, प्लस क्या कर सकता है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हों, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हों, इनके वेतन भत्ते में कमी कर सकता है। दूसरी जो बात कही गई थी कि राष्ट्रपति जो है राज्य के विधेयकों को विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात, तो ऐसा नहीं है कि पारित ही न करने दे, अधिकार ही छीने, नहीं। जो धन विधेयक हैं, पहली बात तो याद रखिएगा, धन विधेयक की बात कही जाती है। जो धन विधेयक हैं, क्योंकि आपातकाल में, वित्तीय आपात में धन की कमी होती है, तो धन विधेयक को विधानमंडल पारित तो करता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, विचार हेतु आरक्षित करने संबंधी निर्देश दे सकता है। इससे क्या होगा, थोड़े से समय के लिए आरक्षित रहेगा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। और जैसे ही आपातकाल दूर होता है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो पारित करने का अधिकार नहीं छीना जाता, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए, सूची मिलान करना है तो सबसे पहला आर्टिकल जो है 315 आता है, और 15 यूपीएससी से संबंधित है, संघ लोक सेवा आयोग से। 15 के बाद 52 आता है। 52 में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। उसके बाद 56 आता है। 56 क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। अब आप सोच रहे होंगे राष्ट्रपति शासन बोले तो यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है राज्य आपातकाल। क्या होता है? राज्य में आपातकाल लगा हुआ है, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते, तभी तो राष्ट्रपति का शासन होता है। और नेक्स्ट आपका बचा, जो अभी आप पढ़े हैं वित्तीय आपात के बारे में, अब इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। 315 तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब 52 के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय आपात आया। अब 52 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 56 आएगा। 56 में आपका आ जाएगा राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। इसमें राष्ट्रीय आपात होता है, इसमें राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात होता है। फिर 60 में वित्तीय आपात, जो भी आपको बताया गया है। तो ऐसे याद करेंगे +4 करके, ठीक है। तो आपकी ये दोनों आ जाएंगे, अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 चीज़ों में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, एक राष्ट्रीय आपातकाल और एक राष्ट्रपति शासन अथवा राज्य आपातकाल। इन दोनों में बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है। राज्य आपातकाल की जगह आपको क्या दे देगा, राज्य आपातकाल की जगह आपको राष्ट्रपति शासन दे देगा। और ये 56 मतलब 356 के तहत आता है, और ये 315
52 के तहत राष्ट्रपति शासन आता है। थोड़ा सा और डिटेल में जब हम सिलेबस कवर कराएंगे तो सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते हुए चलिए। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। यह व्यवस्था जोड़ी गई है, तो यह व्यवस्था 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन याद आ रहा है कुछ हुआ था, मूल अधिकार में एक अधिकार को हटाया गया था, कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था ना, कहाँ रखा गया था, सब कुछ याद आ रहा होगा, रिवीजन कर लीजिए। देखिए ये सारी चीज़ें आपको जोड़ के नहीं बताता कोई, सब अपना टाइम बचाते हैं, ठीक है। टाइम बचाएंगे तो फिर दिमाग में वो सारी चीज़ें कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे फीड करेंगे। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भारत का राष्ट्रपति आपात, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कैबिनेट मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकता है। तो सलाह कौन देता है? कैबिनेट मंत्री देते हैं, ठीक है। कौन देता है? कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल जिसको बोला जाता है। चौथा प्रश्न है कि भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? तो अभी तक ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए कि हमारे देश में कभी भी जो अभी वित्तीय आपातकाल या आर्थिक आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, जो 360 के तहत आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो 3 प्रकार के आपने देख लिया, 352, 56, 60। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, और तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल या आर्थिक आपातकाल। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान में राष्ट्रपति को कितनी प्रकार के आपातकाल, वही प्रश्न रिपीट हुआ है, टीजीटी 2009 का है। बहुत ही हलवा प्रश्न है, लट्टू सा प्रश्न है, 3 प्रकार के आपातकाल। अगला जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको देखिएगा कि 356 जो होता है इसका दुरुपयोग किया जाता है कहीं ना कहीं, पार्टी के चक्कर में, आपने देखा होगा ना। बहुत इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो शासन प्रशासन को समझने में आपको बड़ी आसानी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ये सारी चीज़ें हम जब पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया इसके अंतर्गत। किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो यहाँ पे राज्य की बात करी जा रही है। अगला दिया है किसके अंतर्गत, किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी जो है विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसी राज्य में आंतरिक अशांति, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। क्या है? बी वाला ऑप्शन है, सही है। बाकी सही नहीं है, क्यों नहीं सही हम इसको बताते हैं। तो सशस्त्र विद्रोह के दौरान जो है ऐसा कुछ नहीं होता। सशस्त्र विद्रोह में तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, सॉरी राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। और उसके बाद किसी राज्य में आंतरिक अशांति, पहली बात तो आंतरिक अशांति हमारे संविधान से हटा दिए गए है, इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए संवैधानिक मशीनरी, मतलब संवैधानिक मशीनरी मतलब संवैधानिक जो नीतियां हैं उनका पालन नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्यपाल क्या करता है? सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि इस राज्य में जो है संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो वही सारी चीज़ें दी गई हैं जो हमने आपको बताया है, कुछ इसमें अलग से नहीं है, ठीक है। सब वही चीज़ें हैं कि शासन तंत्र किस प्रकार से विफल होता है, और राष्ट्रपति जो होता है इसका निर्णय राष्ट्रपति का स्वयं का निर्णय नहीं होता है, और मंत्रिमंडल का निर्णय होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल पर ही यह आश्रित होता है, नाम मात्र का होता है। मंत्रिमंडल जो निर्णय लेकर कहता है राष्ट्रपति को करने के लिए, राष्ट्रपति वही करता है, और राष्ट्रपति को राज्यपाल भी वही करता है जो राष्ट्रपति राज्यपाल को करने के लिए कहता है। तो इसी तरीके से इसका दुरुपयोग भी देखा गया है। तो इतने ही क्वेश्चन बने हैं डीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड, आपातकाल से रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो सकता है इसी में से कुछ रिपीट हो जाए, या जो आपने व्याख्या देखा वहाँ से कोई प्रश्न उठा ले, लेकिन इससे अदर अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको भी सिलेबस में कवर करा दिया जाएगा। अब देखते हैं एससी एसटी अनुसूचित जाति एवं जनजाति से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो अधिकार राष्ट्रपति को है, इसको ध्यान रखिएगा। जब राष्ट्रपति हमने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया था।
ठीक है। आर्टिकल ध्यान दीजिएगा 341-42 में राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह राज्यपाल के परामर्श से वह प्रत्येक राज्य के जिस राज्य में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति घोषित कर रहा है किसी वर्ग को, तो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके एक सूची बनाना होता है और राज्यों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को निर्दिष्ट करने का आदेश निकालता है। मतलब सब यही है कि राज्यपाल से परामर्श लेता है वह। भारत में किस प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं, तो उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है। उपर्युक्त प्रश्न में स्पष्ट नहीं है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सर्वाधिक सीटों की संख्या का संबंध लोकसभा से है या राज्यसभा से। ठीक है, लोकसभा से है, न कि संबंधित राज्य के विधानसभा से है। यद्यपि दोनों मामलों में है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं और लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफ्यूज कर रखा है कि भैया आप जो संसद होता है 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। अब आप लोकसभा की बात कर रहे हैं सर्वाधिक सीटों की या राज्यसभा की। अगर दोनों को हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश ज़्यादा होगा। अगर ओवरऑल जो राज्य हैं 28 राज्य उनमें देखेंगे तो आपका दोनों में यूपी आगे है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में देखेंगे जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको इनमें से देखना है कि किस में ज़्यादा है। तो इस आधार पे अगर राज्य और लोकसभा दोनों की देखेंगे तो मध्य प्रदेश आगे 2015 का यह पेपर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की सीटें, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए समय समय पे परिसीमन द्वारा इनकी सीटों को घटाया बढ़ाया जाता है और वर्तमान में जो है परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए 84 सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें। तो मान लीजिए एससी हो गया और ये क्या हो गया, एसटी हो गया। ठीक है, एससी एसटी। तो एसटी के लिए कितना है, एसटी के लिए 47 है और एससी के लिए कितना है, 84 है। इसको ध्यान रखिएगा। और परिसीमन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या के आधार पर क्या होता है, इसमें क्या होता है घटाया बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार से अब देखिए 2026 के बाद भी परिसीमन होगा, सीटें जो है घटेंगी बढ़ेंगी। जनसंख्या के आधार पर भी 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ है और जब 2026 में ये समय सीमा समाप्त होगी तो देखेंगे आप सदस्य संख्या बढ़ जाएगी। जनसंख्या बढ़ी है तो जाहिर सी बात है सदस्य संख्या बढ़ेगी। इसलिए जो है संसद भवन जो है उसका नया संसद भवन बन रहा है, उसमें सीटों की संख्या थोड़ा जो है जगह भी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कहाँ बैठेंगे, जगह होनी चाहिए ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे और जब आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे 2 चैप्टर जो आपका एससी एसटी है इससे 3 क्वेश्चन आए हैं आपकी परीक्षा में, इसको हमने देखा और 6 से 7 क्वेश्चन आपके आए हैं आपातकाल से। और मोटा तौर पे आप इतना समझ गए होंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा आपातकाल लगता है, कौन सा आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, कितने प्रकार का आपातकाल होता है, कौन जारी करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए होंगे। जब सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।